प्यारे बच्चों, आज हम जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम पाठ को आगे से पढ़ेंगे। अभी तक हमने बायोटेक्नोलॉजी अथवा जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा एवं सिद्धांत के बारे में जाना। हमने देखा कि किस प्रकार कोहन और बेयर द्वारा प्रथम कृत्रिम रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए का निर्माण 1972 में किया गया। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के विभिन्न चरणों में अभी तक हमने डीएनए के पृथक्करण और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम या आणविक कैंची या मॉलिक्यूलर सिजर्स के बारे में पढ़ा। आइए अब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के नामकरण के बारे में जानें। इको R1 का उदाहरण लेते हैं। ई शब्द वंश से लिया गया है जो कि एस्चेरिचिया है। सीओ शब्द जाति से लिया गया है। आर प्रभेद अथवा स्ट्रेन से लिया गया है। 1 रोमन अंक है। यह अंक उस क्रम को दर्शाते हैं जिससे जीवाणु के प्रभेद अथवा स्ट्रेन से एंजाइम पृथक किए जाते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो प्रकार के होते हैं। पहला रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज जो डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड अलग करते हैं। दूसरा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो डीएनए को भीतर से विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं। आइए देखें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज किस प्रकार से क्रिया करते हैं। पहले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज डीएनए अनुक्रम की लंबाई का निरीक्षण करते हैं। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज निरीक्षण करते हुए विशिष्ट पहचान अनुक्रम अथवा रिकग्निशन साइट पा जाता है। तब वह डीएनए से जुड़कर डीएनए की दोनों लड़ियों को शुगर फॉस्फेट आधार स्तंभों में विशिष्ट केंद्रों पर काटता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम विशिष्ट पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अथवा अनुक्रमों को पहचानता है। पैलिंड्रोम क्या है? पैलिंड्रोम ऐसे वर्णों का समूह है जो आगे या पीछे किसी भी तरफ से पढ़ने पर एक ही शब्द बनाते हैं, जैसे मलयालम। डीएनए में पैलिंड्रोम क्षारक युग्मों का एक ऐसा अनुक्रम होता है जो दोनों लड़ियों से एक जैसा पढ़ा जाता है। यदि डीएनए के पढ़ने के अभिविन्यास को सामने रखा जाता है 5 से 3 दिशा में पढ़ने पर या 3 से 5 दिशा में पढ़ने पर दोनों लड़ियां एक जैसी पढ़ी जाएंगी। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए लड़ी को पैलिंड्रोम स्थल के केंद्र से थोड़ी दूरी पर लेकिन विपरीत लड़ियों में दो समान क्षारकों के बीच काटते हैं, G और A के बीच। इस प्रकार से आप चित्र में देख सकते हैं कि प्रत्येक लड़ी में प्रलंबी फैलाव मिलते हैं जिन्हें चिपचिपा सिरा कहते हैं या स्टिकी एंड्स भी कहते हैं। आइए अब देखें कि किस प्रकार डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विलग्न होता है। अभी तक आपने देखा कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज द्वारा डीएनए का खंडन हो जाता है। इन खंडों को अलग करना आवश्यक है जो इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक के द्वारा किया जाता है। चित्र में देखते हैं कि डीएनए खंड नेगेटिव चार्ज के अणु होते हैं, इसलिए इन्हें विद्युत क्षेत्र में माध्यम द्वारा एनोड की तरफ बलपूर्वक भेजा जाता है। डीएनए खंडों को माध्यम के छलनी प्रभाव द्वारा उनके आकार के अनुसार अलग करते हैं। छोटे खंड अधिक दूर तक जाते हैं। माध्यम के लिए एगरोस जेल का प्रयोग किया जाता है जो कि एक प्राकृतिक पॉलीमर है और सीवीड से निकाला गया है। जब डीएनए खंड पृथक्कृत हो जाता है
तो इन्हें देखने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन कर यूवी लाइट अथवा पार बैंगनी विकिरणों से अनावृत करते हैं। डीएनए चमकीली नारंगी पट्टी की तरह दिखाई देता है। डीएनए की इन पट्टियों को एगरोस जेल से काटकर निकालते हैं और जेल के टुकड़ों से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को इल्यूजन कहते हैं। चतुर्थ चरण। अभी तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा मानव जीवन में सुधार आया है और किस प्रकार वैज्ञानिकों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफ़र और रिकॉम्बिनेंट डीएनए इत्यादि बनाए हैं। आइए अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अथवा पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा लाभकारी जीन का प्रवर्धन पात्रे विधि या इन विट्रो द्वारा किया जाता है। चित्र में पीसीआर तकनीक को 3 चरणों में दर्शाया गया है। पहला, निष्क्रियकरण अथवा डीनेचुरेशन। उच्च तापमान द्वारा डीएनए का विकृतीकरण किया जाता है और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं। दूसरा, तापानुशीलन अथवा प्राइमर एनीलिंग। इस सभी क्रिया में 2 प्राइमर के सेट्स और एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग किया जाता है। प्राइमर छोटे रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो डीएनए के क्षेत्र के पूरक होते हैं। तीसरा, प्रसार अथवा एक्सटेंशन। डीएनए पॉलीमरेज एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है जो जीवाणु थर्मस एक्वेटिकस से प्राप्त किया गया है। इसे टैक पॉलीमरेज भी कहते हैं। यह एंजाइम उच्च तापमान में भी न्यूक्लियोटाइड का उपयोग करते हुए प्राइमर को विस्तृत करता है। इस डीएनए प्रतिकृतियन अथवा रेप्लिकेशन प्रक्रम को कई बार दोहराया जाए तो लगभग 30 साइकिल में 1 अरब गुना प्रतिरूपों का निर्माण हो सकता है। आवश्यकता पड़ने पर इस प्रवर्धित खंड को संवाहक के साथ बांधकर क्लोनिंग में प्रयोग कर सकते हैं। जीन क्लोनिंग की तकनीक के बारे में हम सीख चुके हैं। इसमें हम देखेंगे कि पृथक्कृत डीएनए खंडों को क्लोनिंग संवाहक के साथ कैसे जोड़ते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम पैलिंड्रोम अनुक्रमों को पहचानकर विपरीत लड़ियों में 2 समान बेसिस के बीच काटते हैं और स्टिकी सिरे बन जाते हैं। इसलिए स्रोत डीएनए और संवाहक यानी कि वेक्टर डीएनए को एक ही प्रकार के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा काटा जाता है। जैसा कि चित्र से विदित है, ऐसा करने पर डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे या स्टिकी एंड्स होते हैं जो अन्य एंजाइम डीएनए लाइगेज के द्वारा जुड़ जाते हैं। पृथक्कृत डीएनए खंड को यदि किसी दूसरे जीव में स्थानांतरित कर दिया जाए तो यह संख्या नहीं बढ़ा सकते अथवा प्रतिकृति नहीं बना सकते हैं। इसलिए यह अति आवश्यक है कि यह विजातीय डीएनए को जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफाज या प्लास्मिड डीएनए के साथ जोड़ दें तो इनकी संख्या को भी जीवाणुभोजी या प्लास्मिड की प्रतिकृति संख्या के समान गुणित कर सकते हैं। संवाहक इस प्रकार से तैयार किए जाते हैं कि बाहरी डीएनए आसानी से जुड़ सके और साथ ही साथ अपुनर्योगजों यानी कि नॉन रिकॉम्बिनेंट्स और पुनर्योगजों यानी कि रिकॉम्बिनेंट्स के चयन में भी सहायता मिले। प्लास्मिड और बैक्टीरियोफाज अथवा जीवाणुभोजी का उपयोग क्लोनिंग में किया जाता है क्योंकि यह जीवाणु कोशिकाओं में गुणसूत्रीय डीएनए नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति करने की क्षमता रखते हैं और जीवाणु कोशिका में अनेक प्रतिकृति बना सकते हैं। अब हम
संवाहक में क्लोनिंग करने हेतु विशेषताओं के बारे में जानेंगे। चित्र में ई कोलाई क्लोनिंग संवाहक PBR 322 दर्शाया गया है। सबसे पहले हम प्रतिकृतियन का उत्पत्ति एवं ORI का प्रारंभ की बात करेंगे, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यह वो DNA अनुक्रम है जहाँ से DNA प्रतिकृतियाँ या रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। जब कोई भी DNA का खंड ORI अनुक्रम से जुड़ जाता है तो वह परपोषी कोशिकाओं में रेप्लिकेशन कर सकता है। ORI या ORI जोड़े गए DNA के प्रतिरूपों की संख्या का नियंत्रण भी करता है। संवाहक या क्लोनिंग वेक्टर की दूसरी विशेषता है वरण योग्य चिन्हक, जिन्हें हम सिलेक्टेबल मार्कर भी कहते हैं। ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स या अरूपांतरजों और ट्रांसफॉर्मेंट्स या रूपांतरजों की पहचान करने में मदद करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा DNA के एक खंड को परपोषी जीवाणु में प्रवेश करते हैं। एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन जैसे एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोध कोडित करने वाले जीन ई कोलाई के लिए उपयोगी वरण योग्य चिन्हक माने जाते हैं। सामान्य ई कोलाई कोशिकाओं में किसी भी एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोध नहीं होता। संवाहक की तीसरी विशेषता है क्लोनिंग स्थल। विजातीय अथवा पृथक्कृत DNA को जोड़ने हेतु संवाहक में एक ही पहचान स्थल अथवा रिकग्निशन साइट होना चाहिए। इसका मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही पैलिंड्रोम सीक्वेंस हो। यदि क्लोनिंग वेक्टर अथवा संवाहक में एक से ज़्यादा पहचान स्थल हो जाते हैं तो जीन क्लोनिंग जटिल हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 में स्थित टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन के स्थल से विजातीय DNA को जोड़ सकते हैं। बाहरी DNA के इंसर्शन से टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध समाप्त हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेंट्स का नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स से चयन करने हेतु एम्पिसिलिन माध्यम में वृद्धि करने वाले ट्रांसफॉर्मेंट्स को जब टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर स्थानांतरित करते हैं तो यह ट्रांसफॉर्मेंट्स वृद्धि नहीं करेंगे, लेकिन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स दोनों ही प्रकार के प्रतिजैविक युक्त माध्यम में वृद्धि करेंगे। इस प्रकार एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ट्रांसफॉर्मेंट्स के चुनाव में मदद करता है, जबकि दूसरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एलियन DNA के निवेशन से निष्क्रिय होकर रिकॉम्बिनेंट के चुनाव में सहायता करता है। इस प्रकार ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स का चयन करना एक जटिल विधि है। अब हम एक और विधि की बात करते हैं जिसमें ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स का चयन क्रोमोजेनिक पदार्थ की उपस्थिति में रंग पैदा करने से होता है। इसमें रिकॉम्बिनेंट अथवा पुनर्योजक DNA को बीटा गैलेक्सोडिज़ेज एंजाइम के कोडिंग अनुक्रम में अंतःस्थापित करते हैं, जिससे एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाने वाली जीन निष्क्रिय हो जाती है। इसे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन या निवेशी निष्क्रियता भी कहते हैं। जब क्रोमोजेनिक पदार्थ की उपस्थिति होती है तब नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले नीले रंग की कॉलोनी बनाते हैं और जो कॉलोनी बिना रंग वाली होती है उसे रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी के रूप में पहचानते हैं, क्योंकि उसमें बीटा गैलेक्सोडिज़ेज बनाने वाली जीन निष्क्रिय हो चुकी है। आइए जानें
पौधों व जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु कौन से संवाहक का उपयोग करते हैं? पादप और जंतु कोशिकाएं जो कि यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं, इनमें भी जीन्स को स्थानांतरित करने के लिए जीवाणु और विषाणु का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नाम का जीवाणु एक रोगजनक पैथोजन है जो द्विबीजपत्री यानी कि डाइकॉट पौधों में पादप कोशिकाओं को ट्यूमर में रूपांतरित करता है और ये कोशिकाएं रोगजनक के लिए ज़रूरी रसायनों को उत्पादन करते हैं। पादप ट्यूमर कोशिकाओं में टीआई प्लास्मिड की उपस्थिति होने से रोग उत्पन्न होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन के टीआई प्लास्मिड को अब क्लोनिंग वेक्टर के रूप में रूपांतरित कर दिया गया है, जो अब पौधों के लिए रोगजनक नहीं है। टीआई प्लास्मिड का उपयोग अब अपनी अभिरुचि की जीन को अनेक पौधों में स्थानांतरित करने में किया जाता है। इसी तरह पशु विषाणु रिट्रोवायरस को अहानिकारक बनाकर जंतु कोशिकाओं में वांछित जीन रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। सक्षम परपोषी आतिथेय। आइए समझें किस प्रकार से पुनर्योगज डीएनए परपोषी जीव में डाला जाता है। डीएनए जलरागी या हाइड्रोफिलिक अणु है, इसलिए यह कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन से होकर नहीं गुजर सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि कोशिका को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाया जाए। इस प्रकार से कोशिका को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाया जाता है। वो निर्भर करता है कि कौन सी कोशिका है, पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालना है। यदि परपोषी जीवाणु कोशिका में पुनर्योगज डीएनए को डालना है तो सबसे पहले द्विसंयोजन दयायन या डायवेलेंट कैटआयन की विशिष्ट सांद्रता के साथ संसाधित किया जाता है। इससे डीएनए को जीवाणु की कोशिका भित्ति अथवा सेल वॉल में स्थित छिद्रों से प्रवेश करने में सहायता मिलती है। ऐसी कोशिकाओं को पुनर्योगज डीएनए के साथ बर्फ पर रखा जाता है और बलपूर्वक आरडीएनए का प्रयोग कराया जाता है। इसके बाद थोड़े समय के लिए 42 डिग्री तापमान पर रखा जाता है। पुनः इन्हें वापस बर्फ पर रखा जाता है। इस विधि से पुनर्योगज डीएनए या आरडीएनए जीवाणु में प्रवेश कर लेता है। यदि परपोषी कोशिका जिनमें आरडीएनए डालना है वो जंतु कोशिका है तो इसे सूक्ष्म अंतःक्षेपण अथवा माइक्रो इंजेक्शन विधि द्वारा सीधे केंद्रक यानी न्यूक्लियस के भीतर अंतःक्षेपित किया जाता है। आप चित्र में माइक्रो इंजेक्शन विधि को देख सकते हैं। यदि परपोषी कोशिका जिसमें पुनर्योगज डीएनए या आरडीएनए डालना है वो पादप कोशिका है तो जीन गन या बायोलिस्टिक्स का उपयोग किया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। इस विधि में कोशिकाओं पर डीएनए से विलेपित स्वर्ण, गोल्ड या टंगस्टन के उच्च वेग सूक्ष्म कणों से बमबारी करी जाती है। अंतिम विधि है अहानिकारक रोगजनक संवाहक का उपयोग। इन संवाहकों को जब कोशिकाओं को संक्रमित करने दिया जाता है तो ये पुनर्योगज डीएनए को परपोषी या होस्ट सेल में स्थानांतरित कर देते हैं। अभी तक हमने देखा कि विजातीय डीएनए खंड को अलग करके क्लोनिंग संवाहक में निवेश कराकर जब हम किसी भी प्रकार की कोशिका जीवाणु, जंतु एवं पादप कोशिका में स्थानांतरित करते हैं तो विजातीय डीएनए इनमें गुणित अथवा मल्टीप्लाई होता है।
लगभग सभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पुनर्योगज प्रौद्योगिकी का अंतिम उद्देश्य है वांछित प्रोटीन का उत्पादन करना, जिसके लिए आरडीएनए के अभिव्यक्त होने की आवश्यकता होती है। यदि कोई प्रोटीन एन्कोडिंग जीन किसी विषमजात अथवा हेट्रोलॉगस परपोषी में अभिव्यक्त होती है तो इसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। अधिक जैव मात्रा के उत्पादन से वांछित प्रोटीन या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के उत्पादन के लिए आओ जाने किस संवर्धन विधि का प्रयोग किया जाता है। पहला, लाभकारी क्लोनिंग जीनों को आश्रय देने वाली कोशिकाओं का छोटे पैमाने पर प्रयोगशाला में वर्धन किया जा सकता है। संवर्धन को वांछित प्रोटीन के निष्कर्षण में प्रयोग कर सकते हैं व पृथक्करण की विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करते हुए इस प्रोटीन का शोधन होता है। कोशिकाओं को सतत संवर्धन तंत्र में गुणित कर सकते हैं, जिसमें उपयोग के किए गए माध्यम को एक तरफ से निकालकर दूसरी तरफ से ताज़ा माध्यम भरते हैं ताकि कोशिकाएं एक्सपोनेंशियल अवस्था में बनी रहें। दूसरा, आइए अब देखें कि किस प्रकार बायोरिएक्टर का प्रयोग 100 से 1000 लीटर तक संवर्धन आयतन अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान होता है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं व मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैव रूप से विशिष्ट पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद पाने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध करता है, जैसे तापमान, पीएच, क्रियाधार, लवण, विटामिन, ऑक्सीजन इत्यादि। बायोरिएक्टर जो सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है सामान्यतः विलोडन या स्टीयरिंग प्रकार का होता है। ये दो प्रकार आप चित्र में देख सकते हैं। पहला साधारण विलोडन होज बायोरिएक्टर अथवा सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। दूसरा दंड विलोडक होज बायोरिएक्टर अथवा स्पार्स स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, जिसके द्वारा जीवाणु विहीन हवा के बुलबुलों का प्रवेश कराया जाता है। अब हम विलोडित होज रिएक्टर के बारे में जानते हैं। यह सामान्यतः बेलनाकार होते हैं। इनके आधार घुमावदार होने से रिएक्टर के अंदर अंतःवस्तु के मिश्रण में सहायता मिलती है। विलोडक बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन उपलब्धता व उसके मिश्रण का काम करते हैं। हवा बुलबुले के रूप में भी भेजी जा सकती है। चित्र में देखने से ज्ञात होता है कि इन बायोरिएक्टर में प्रक्षोभक तंत्र अथवा एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र, झाग नियंत्रण तंत्र, तापक्रम नियंत्रण तंत्र, पीएच नियंत्रण तंत्र और प्रतिचयन द्वार लगा होता है, जिससे संवर्धन की थोड़ी मात्रा समय समय पर निकाली जा सकती है। अब हम अनुप्रवाह संसाधन के बारे में जानेंगे। आओ देखें कि जैव संश्लेषित अवस्था के पूर्ण होने के बाद परिष्कृत तैयार होने व विपणन के लिए भेजे जाने से पहले किन प्रक्रमों से होकर गुजरता है। पृथक्करण व शोधन को सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। उत्पाद को उचित परिरक्षक के साथ संरूपित किया जाता है। यदि उत्पाद को औषधि के लिए इस्तेमाल करना है तो ऐसे में संरूपण अथवा फॉर्मुलेशन को चिकित्सीय परीक्षण से गुजारते हैं। प्रत्येक उत्पाद के लिए गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण भी किया जाता है। अनुप्रवाह संसाधन व गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रत्येक उत्पाद के लिए
भिन्न भिन्न होता है। इन्हीं दिनों हमने देखा कि किस प्रकार बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग कोविड वैक्सीन बनाने के लिए किया गया और RT-PCR तकनीक के द्वारा कोविड टेस्ट किया गया। वैक्सीन को औषधि के रूप में इस्तेमाल करने से पहले ह्यूमन ट्रायल्स अथवा चिकित्सीय परीक्षण किए गए और वैक्सीन को उचित परिरक्षण जैसे कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स और सॉल्ट्स के साथ संरूपित किया गया है। यदि उत्पाद को औषधि के लिए इस्तेमाल करना है तो ऐसे में संरूपण अथवा फॉर्मुलेशन को चिकित्सीय परीक्षण से गुजारते हैं। प्रत्येक उत्पाद के लिए गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण भी किया जाता है। अनुप्रवाह संसाधन व गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रत्येक उत्पाद के लिए भिन्न भिन्न होता है, जो कि हमने कोविड वैक्सीन के उत्पादन के लिए देखा है। इसके साथ ही हम पाठ 11 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम का समाप्त करते हैं और अगले पाठ 12 में हम जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।